नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, स्वैच्छिक संगठनों के सामने सबसे पहली चुनौती नागरिक समाज को निर्मित करने की है। विराम। उनसे राज्य और बाजार के बजाय नागरिक समाज को परिभाषित और प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ऐतिहासिक रूप से हमारे देश में राज्य और उसकी एजेंसियों को हर तरह के सामाजिक आर्थिक विकास का वाहक मान लिया गया है। विराम। इसके साथ ही मुक्त बाजार को भी विकसित किया गया है, पर एक सीमा तक ही। आज मुक्त बाजार की अवधारणा को इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वह सारी बीमारियों की रामबाण औषधि है, लेकिन जैसे राज्य के प्रभुत्व वाला विकास का ढांचा समस्या का हल नहीं हो सकता, वैसे यह भी नहीं। विराम। आवश्यकता है तीसरे पक्ष यानी नागरिक समाज को विकसित करने की। नागरिक समाज से यहाँ मेरा आशय लोगों, परिवारों और समुदायों के उस संगठन से है जो एक ओर सरकार से और दूसरी ओर आर्थिक उद्यमों से स्वायत्त है। यह आवश्यक है कि सरकार और साथ ही बाजार में कार्यरत संस्थाएं उस जनता के प्रति जवाबदेह हो जिसका प्रतिनिधित्व नागरिक समाज के सामूहिक संगठन करते हैं। उपभोक्ता संघ, जन संगठन, सामाजिक आंदोलन, ग्रामीण संगठन, युवाओं व महिलाओं के संगठन, पर्यावरण व मानव अधिकारों पर काम करने वाले संगठन, सभी स्वैच्छिक विकास संगठनों के साथ एक ही ताने बाने के अंग हैं। आवश्यकता इस ताने बाने को सुदृढ़ करने की है। पैरा। टिके रहने की चुनौती से आशय केवल भौतिक रूप से टिकाऊ होने मात्र से ही नहीं है, बल्कि इसका आशय इस बात से भी है कि आने वाले समय में स्वैच्छिक संगठन अपने स्वयं के संसाधन किस प्रकार निर्मित करेंगे। यह वास्तव में बौद्धिक और संस्थागत टिकाऊपन को सुनिश्चित करने की चुनौती भी है। विराम। हो सकता है कुछ संगठनों ने अपनी समस्याओं का हल निजी तौर पर निकाल लिया हो, पर इस संबंध में सामूहिक और क्षेत्रीय सोच आवश्यक है, जिसका अभाव नजर आता है। स्वयं समाज के भीतर से, विशेषकर मध्यम वर्ग से संसाधन और सहायता जुटाने की जरूरत है। इस दृष्टि से मध्यम वर्ग को समकालीन भारत की वास्तविकता के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देनी होगी। इसी तरह संगठनों के रूप, आकार और क्षमता पर भी एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। बदलते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यह आवश्यक है। विराम। आज के दशक में जो बातें प्रासंगिक थीं वे आगे के दशक में भी प्रासंगिक हो यह आवश्यक नहीं। पैरा। महोदय, संसाधनों की स्थिति में इधर तेजी से बदलाव आया है जिस पर ध्यान देना होगा। अलग अलग अवधियों में अपने को प्रासंगिक बनाए रखना भी स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक अहम चुनौती है। यह स्पष्ट है कि सरकार धीरे धीरे अपना पुनर्गठन कर रही है और बहुत संभव है कि आने वाले समय में वह कई क्षेत्रों से अपने हाथ खींच ले।
ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पंचायती राज संस्थाएं अंततः समस्त विकास संबंधी जिम्मेदारियां निभाएंगी। विराम ऐसे में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका को पुनः परिभाषित करने का प्रश्न उठ खड़ा हो सकता है। स्वैच्छिक संस्थाओं पर पंचायतों के कार्य में सहायता करने और उन्हें विकास का उपयोगी उपकरण बनाने की जिम्मेदारी आएगी, जिसके लिए उन्हें अपने को तैयार करना होगा। आधार स्तर पर प्रयोग करने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी स्थानीय संस्थागत विधियां विकसित करनी होगी जो पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम और समर्थ बनाए। पूर्व का दशक स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक अलग और विशिष्ट पहचान विकसित करने का दशक था। इस दशक में इस क्षेत्र ने ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक दलों, सामाजिक आंदोलनों और अकादमिक जगत आदि जैसे समाज के अन्य क्षेत्र के साथ अपने संबंधों की उपेक्षा की। विराम बदली हुई परिस्थिति में यह स्पष्ट नजर आता है कि संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने और समस्याओं को समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण से समझने व हल करने के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग आवश्यक है। समाज के अन्य क्षेत्र भी इस आवश्यकता को समझ रहे हैं। अतः स्वैच्छिक संगठनों के नेताओं के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के तरीके व साधन ढूंढना आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों के दृष्टिकोणों और प्राथमिकताओं में मतभेद या कहीं-कहीं टकराव भी हो सकता है। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों के बीच साझेदारी आवश्यक है। इस समय स्वैच्छिक क्षेत्र पर अधिकाधिक दबाव पड़ रहा है कि वह अधिक व्यावसायिक ढंग से काम करे। कुछ लोग व्यावसायिक होने का अर्थ विभिन्न व्यावसायिक लोगों को संगठन में भर्ती करने मात्र से लगा लेते हैं, जो कि व्यावसायिक क्षेत्र होने का गलत अर्थ है। स्वैच्छिक संगठनों के लिए व्यावसायिक होने की चुनौती का अर्थ है अधिक सक्षम होना, ताकि वे अपने संसाधनों का फलदायक ढंग से उपयोग कर सके। विराम इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बात की स्पष्टता हो कि लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए कब क्या तरीके अपनाए जाते हैं। पैरा महोदय, मैंने यहाँ दिए गए बहुत से भाषणों को ध्यान से और आदरपूर्वक सुना है और कभी-कभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ है मानो मुझे शीत युद्ध की बर्फीली हवा के थपेड़े लग रहे हों। गर्म देश से आए होने के कारण इन ठंडे झोंकों में कभी-कभी कांप उठा हूँ। यहाँ महासभा कक्ष में बोलते हुए मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई है। मैं 1938 की गर्मियों में जेनेवा में लीग ऑफ नेशंस की एक बैठक में दर्शक था। हिटलर आगे बढ़ रहा था और युद्ध की धमकियां दे रहा था। विराम यूरोप के अनेक भागों में लामबंदी हो रही थी और सशस्त्र सिपाहियों के पैरों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। फिर भी लीग ऑफ नेशंस इस सब से बेखबर हर प्रकार के विषय पर विचार विमर्श कर रही थी, सिवाय उस समय के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ था। विराम एक वर्ष बाद संसार में पूरे जोर शोर और विनाश के साथ युद्ध शुरू हो गया। कई वर्षों के
नरसंहार के बाद युद्ध समाप्त हुआ और हिरोशिमा तथा नागासाकी में भयानक अनुभव से एक नए युग परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। विराम पैरा। इस विभीषिका की याद ताजा ही थी कि मनुष्यों ने शांति के बारे में सोचा और युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। उच्च आदर्शों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ जो इसके चार्टर में शामिल है, लेकिन युद्ध के बाद संसार की जो स्थिति थी उसकी अनुभूति भी हुई। इसलिए कुछ विरोधी प्रवृत्तियों को संतुलित करने के लिए संगठन के ढांचे में व्यवस्था की गई। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे और बड़ों ताकतों के बीच सर्वसम्मति की व्यवस्था की गई थी। यह सब बहुत तर्कसंगत नहीं था। विराम, लेकिन इससे संसार की कुछ वास्तविकताएं प्रकट होती थी जिसके कारण हमने उन्हें स्वीकार किया। पैरा। उस समय एशिया और अफ्रीका के बड़े भागों को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ था और वे औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। तब से दुनिया में उपनिवेश तेजी से कम होते रहे हैं और हम यहाँ अफ्रीका के कई देशों का स्वागत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः बड़ी है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अब भी यह पूरी तरह प्रतिनिधि संस्था नहीं बनी है। अभी भी संसार के कुछ भागों में उपनिवेशवाद की जड़ें मजबूती से जमी हुई हैं। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिस्कशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।